हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है द स्टूडेंट एकेडमी। मैं हूँ पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूँ अपना इस एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको कल वीडियो के थ्रू बताए थे कि अब हमारा सेट प्रैक्टिस जो सुबह का है वो कंटिन्यू फिर से जारी रहेगा। पिछले 3-4 दिनों से हमारा सेट प्रैक्टिस का एनालिसिस आ नहीं रहा था, उसका कारण मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो आज संडे और संडे को हम करते हैं सुपर संडे टेस्ट, और सुपर संडे टेस्ट में ये दूसरी श्रृंखला है इसकी। तो आइए चलते हैं सीधा सीधा सुपर संडे टेस्ट की दूसरी श्रृंखला की तरफ और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से करा, हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, हमसे क्वेश्चन में यह पूछा गया। तो 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया वो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में ये जाने जाते हैं और बांग्लादेश में से इन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश का जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है, यानी बांग्लादेश को एक कंट्री के अलग कंट्री के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। वहीं गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो दूसरा गांधी शांति पुरस्कार जो 2019 का था, जो 2019 का गांधी शांति पुरस्कार था वो सुल्तान कबूस बिन सईद को दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1995 से किया गया है और इसके तहत 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दिया जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि संगे ज्वालामुखी किस देश में है। तो देखिए, संगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था जिसके कारण ये चर्चा में रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रहने बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा। संगे ज्वालामुखी जो है वो इक्वाडोर में है। कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में ही है आपका कोटोपैक्सी। कौन सा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी कहाँ पे है, इक्वाडोर में ही है। उसके बाद आपका जापान में कौन सा ज्वालामुखी है, तो फ्यूजियामा। कौन सा, फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो जापान में है। इंडोनेशिया में कौन कौन सा है, तो इंडोनेशिया में आपका हो जाएगा मेरापी। उसके बाद आपका हो जाएगा सेमेरू भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, इंडोनेशिया में। और क्राकाटोआ ये सभी ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में। ध्यान रखना है, फ्यूजियामा जापान में, इक्वाडोर में आपका ये इक्वाडोर में हो जाएगा कोटोपैक्सी और सांगे। उसके बाद आपको याद रखना है कि मेरापी, सेमेरू और क्राकाटोवा कहाँ पे है, तो ये इंडोनेशिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है वो देखिए, करा है कि हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान की शुरुआत की है। सही दिशा सम्मान अभियान की जो शुरुआत किया गया है वो यूएनडीपी के द्वारा किया गया है। क्या है सही दिशा अभियान, सही दिशा जो सम्मान अभियान है वो ग्रामीण स्तर पे महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य कुशलता को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। और ये यूएनडीपी के द्वारा शुरू किया है। किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। 1965 से ये संयुक्त राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। तो ध्यान रखना है इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। 65 में स्थापना, संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करता है। फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये यूएनडीपी के द्वारा सही दिशा सम्मान अभियान की शुरुआत की गई है। ग्रामीण स्तर के महिलाओं के कार्य कुशलता को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। वही हम बात करें इसमें ऑप्शन नंबर ए पे, तो ऑप्शन नंबर ए पर WHO। क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में 7 अप्रैल को, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो है जेनेवा में। कहाँ पे, जेनेवा में है ना। टेड्रा अध्ययन इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। वहीं यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में और इसका भी मुख्यालय जेनेवा में। कहाँ पे, जेनेवा में। और इसके ये जो है वो विश्व धरोहर के
जो भी स्थल है उसे संरक्षण प्रदान करता है। वहीं इंटरपोल की बात करें तो इसकी गठन 1923 में किया गया और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए एक पुलिस बल का एक संगठन है और इसका मुख्यालय जो है इंटरपोल का है वो लियोन्स में। कहाँ पे? लियोन्स, जो फ्रांस का एक शहर है और इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में किम जोंग यांग है। क्या नाम है? किम जोंग यांग, किसके? इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है। तो देखिए लास्ट में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, देने की बात किया गया है या नहीं दिया गया है। तो हमें पूछ रहा है किसे नहीं दिया गया। तो यहाँ पे योगेश मालवीय को दिया गया है, योगेश मालवीय को दिया गया है, जसपाल राणा को भी दिया गया है, गौरव खन्ना को भी दिया गया है, जबकि मनप्रीत सिंह को ध्यानचंद, कौन सा? ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से लोगों को, तो योगेश मालवीय को, जयपाल राणा को और गौरव खन्ना को, ये तीनों को टोटल 5 लोगों को दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार इस बार 2020 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुआ है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा वो देखिए। निम्नलिखित में से किसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? किसे सम्मानित नहीं किया गया है भौतिक का नोबेल पुरस्कार से, ये पूछा गया है 2020 में। तो रोजर पेनरोज को दिया गया है, एड्रियान घेज को भी दिया गया है और रेनहार्ड गेनजेल को भी दिया गया है। यानी ये तीनों को सम्मिलित रूप से भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कब के लिए? तो 2020 के लिए। तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, इन तीनों को दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन सी है? पहली महिला फाइटर पायलट की नाम पूछा गया है जो राफेल विमान को उड़ाए हैं। तो देखिए इनका नाम है शिवांगी सिंह। क्या नाम है? शिवांगी सिंह। यह शिवांगी जोशी को अगर नाम लेके चले आए, जोशी, क्या नाम? शिवांगी जोशी का नाम अगर लेके चले आए तो शिवांगी जोशी जो है वो नौसेना में ये पायलट बने। तो ध्यान रखना है शिवांगी जोशी का अगर नाम पूछेगा तो नौसेना की पहली महिला पायलट है, जबकि शिवांगी सिंह का नाम पूछेगा तो राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाला या फिर लड़ाकू विमान में फाइटर पायलट के रूप में काम करने वाली पहली महिला जो है वो शिवांगी सिंह है। भावना कंठ का नाम कहाँ पे आता है? तो ये भी ये जो है वो लड़ाकू विमान को उड़ाए हैं, लेकिन ये फाइटर पायलट के रूप में कार्य नहीं किए हैं। तो बस इतना सा अंतर है ये दोनों में, शिवांगी सिंह और भावना कंठ में, कि भावना कंठ जो है वो लड़ाकू विमान को उड़ाए हैं लेकिन ये फाइटर पायलट के रूप में कार्य नहीं किए हैं, जबकि शिवांगी सिंह जो है वो लड़ाकू विमान को उड़ाते हुए फाइटर पायलट के रूप में काम किए हैं। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, बस ध्यान रखना है। और शिवांगी जोशी जो है वो नौसेना में पायलट बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। हमें सत्य कथन का चयन करना है। कैसा कथन ढूंढना है? तो सत्य। पहला कथन कर रहा है कि पद्म अलंकरण पुरस्कार 2021 में कुल 119 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। बात सही है। 7, 10 और 102, 7, 10 और 102 लोगों को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? तो पद्म पुरस्कार। तो 7 लोग जो हैं वो पद्म विभूषण 10 लोग को पद्म भूषण और पद्म श्री जो है वो दिया गया है आपको 102 लोगों को। तो ध्यान रखना कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो पद्म विभूषण की बात करेगा तो 7 लोगों को, वहीं पद्म भूषण की बात करेगा तो 10 लोगों को और पद्म श्री की बात करेगा तो 102 लोगों को। टोटल जोड़िएगा तो जोड़ के आएगा 119, यानी 2021 में पद्म अलंकरण में टोटल 119 व्यक्तियों का नाम लिया गया है। अब दूसरा कथन करा है कि पद्म विभूषण पुरस्कार से शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। जी, जापान के ये प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्हें इस बार
पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण में 7 व्यक्तियों का नाम आया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आगे तीसरा स्टेटमेंट करा है कि यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा क्या करा है कि सुमित्रा महाजन को पद्म श्री और रामविलास पासवान को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, रामविलास पासवान को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन सुमित्रा महाजन को पद्म श्री से सम्मानित किया गया, ये गलत है। सुमित्रा महाजन को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार से? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यानी तीसरा स्टेटमेंट जो आपका था वो गलत था। इसका मतलब पहला और दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कथन 1 और कथन 2 जो है वो सही है। ऑप्शन डी इसका सही है। तो बस ध्यान रखना है कि सुमित्रा महाजन को भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है और रामविलास पासवान को भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। देखिए, अब 102 लोगों को, अब 10 लोगों को दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार, तो 10 का नाम याद नहीं रखना है, लेकिन जो उसमें से खास हैं, जो महत्वपूर्ण है, उनका नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि उनके नाम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लें। कौन सा? डी नंबर। ये डी नंबर में आपका 1 और 2 सही है। हमें सतकथन का चुनना था, तो 1 और 2 विकल्प क्या है? सही है। 3 नंबर विकल्प जो था वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि सुमित्रा महाजन को पद्म श्री नहीं, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची पहला ये है, सूची दूसरा ये है, ये दोनों को मिलाना है। तो कह रहा है मानव विकास सूचकांक 2020। मानव विकास सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही है ये कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 जो है, या 20 या कोई भी रिपोर्ट जो है मानव विकास से संबंधित, वो UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक, मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो कैंटो इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ये ब्रिटेन का है। कहाँ का है? यूके का है। कैंटो इंस्टीट्यूट के द्वारा मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी सही है कि वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक जो है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान जो है वो 63वां है, जबकि पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है। कौन है? पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है। वहीं बात करें विश्व लोकतांत्रिक सूचकांक में, तो विश्व लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 53वां है और नॉर्वे जो है वो पहले नंबर पे है। वहीं बात करें मानव स्वतंत्रता सूचकांक में, तो भारत का स्थान 111वां है और न्यूजीलैंड पहले नंबर पे है। वहीं बात करें आपका मानव विकास सूचकांक में, तो नॉर्वे पहले नंबर पे है और भारत 139वें नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आए। तो आपका 1 का 1, 2 का 2, तो ये सभी सही है सामने सामने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। ए नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए आपको कितने सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से मैंने कितने सारे क्वेश्चन को अरेंज किया है। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं खुद सेट करता हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ ये क्वेश्चन होता है। इसे मैं खुद डिजाइन करता हूँ, मैं खुद इसे तैयार करता हूँ और इसका PPT मैं खुद तैयार करता हूँ, इसका आंसर मैं खुद तैयार करता हूँ। किस प्रकार से क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन में कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिया जाए और उससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन बताया जाए। आज तो संडे का टेस्ट है तो थोड़े हम कम में ही एनालिसिस करेंगे, लेकिन मंडे टू जो सैटरडे टेस्ट होगा उसमें इससे भी ज़्यादा आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में मेहनत लगता है, तो थोड़ी सी हमारी मेहनत के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, कि जिन भी विद्यार्थियों को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है, ऐसे क्वेश्चंस की ज़रूरत है, उन तक ये क्वेश्चन पहुंचना चाहिए और वो अपनी तैयारी जो सब इंस्पेक्टर का कर रहे हैं और सचिवालय सहायक के कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को और भी सुनिश्चित कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इंडेक्स से संबंधित होता है, या तो वो रैंक पूछ दे या तो वो कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है ये पूछ दे। दोनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक पूछ ही देता है और 1 से 2 क्वेश्चन इससे रहता ही है। चलिए 8 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिवार एक नौकरी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है। एक परिवार एक नौकरी योजना जो है वो सिक्किम के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया दोस्त? सिक्किम के द्वारा चलाया गया है। गंगा प्रसाद, क्या नाम है? गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं, जबकि प्रेम सिंह तमांग जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री है। गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं और प्रेम सिंह तमांग क्या है यहाँ पे, क्या है तो मुख्यमंत्री है। जो जिला दर्रा और कौन सा
ये जेलेप्पा है ना, और आपका ये नाथुला, ये दोनों कहाँ पे है? जेलेप्पा और नाथुला दोनों सिक्किम में ही है। और सिक्किम की सीमा जो है, सिक्किम देखिए कुछ ऐसा एक राज्य है भारत का, और इस तरफ नेपाल से इसकी सीमा लगती है, इस तरफ भूटान से लगती है, और इस तरफ चीन से सीमा लगती है। तो सिक्किम की सीमा जो है वो 3 देशों से लगती है, और एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल से सिक्किम की सीमा लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि असत्य कथन का चयन करें। ध्यान से पढ़ना है, हमें सत्य पूछा जा रहा है या असत्य पूछा जा रहा है, तो हमें असत्य पूछा जा रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। पहला है कि स्वस्थ भारत क्रांति गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी की पुस्तक है। जी बिल्कुल सही है कि स्वस्थ भारत क्रांति जो है, स्वस्थ भारत क्रांति पुस्तक जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी की पुस्तक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध डॉक्टर जसवंत राठी की पुस्तक है। बिल्कुल सही है कि ये जसवंत राठी का पुस्तक है। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध जो पुस्तक है वो जसवंत राठी की पुस्तक है। नंबर सी नंबर पे है क्रिकेट ड्रोन, नहीं द्रोण, क्या नाम? द्रोण। क्रिकेट द्रोण जो है वो जतिन परांजपे और आनंद वसु की पुस्तक है। बिल्कुल सही है कि जतिन परांजपे और आनंद वसु की पुस्तक है। कौन सी? तो क्रिकेट ड्रोन। संसद में हिमालय, संसद में हिमालय शशि थरूर की पुस्तक है। नहीं, शशि थरूर की नहीं है ये आपका है रमेश पोखरियाल निशंक का। क्या नाम है? रमेश पोखरियाल निशंक का। रमेश पोखरियाल निशंक की ये पुस्तक है संसद में हिमालय। तो ध्यान रखना, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन यहाँ से है कि स्वस्थ भारत क्रांति पुस्तक किसकी है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी के। बिल्कुल सही है। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध डॉक्टर जसवंत राठी का है। और क्रिकेट ड्रोन जो है वो परांजपे और आपका ये आनंद बसु की है। और संसद में हिमालय जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक का है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें शशि थरूर का नाम था। तो आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? रमेश पोखरियाल निशंक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? करा क्वेश्चन नंबर 11 कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो देखिए संविधान सभा की बैठक के संबंधित डेट पूछे जाते हैं। तो 9, 11 और 13, उसके बाद 22 और उसके बाद 24, ये डेट जो है वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से डेट? ये वाले डेट। तो देखिए 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946। 1946 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक संविधान सभा की होती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। दूसरी बैठक होती है 9 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होता है उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव को संविधान सभा के समकक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य का प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी जाती है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। देखिए वैसे तो बैठक कई एक चली, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कौन कौन से प्रमुख है। तो 9, 2, 11, 2, 13 ये याद रखना आपको कंटिन्यू, कि पहला 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। पहला में अस्थायी अध्यक्ष का चुना हुआ जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को, दूसरा में अस्थायी अध्यक्ष का चुना हुआ, और अस्थायी अध्यक्ष में किन्हें चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीसरा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गया। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है? एलगी के अध्ययन क्या कहलाता है? एलगी का मतलब होता है शैवाल। क्या होता है? शैवाल। तो शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, और एलगी उसी को बोलते हैं, यानी शैवालों का अध्ययन क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन? तो कवक का अध्ययन, है ना। और ओफियोलॉजी में
ओफियोलॉजी में जो अध्ययन हो जाएगा वो सांप के विष का अध्ययन, सांप के विष का अध्ययन। और साइटोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा, तो कोशिका का, कोशिका का अध्ययन क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। ओफियोलॉजी में सांपों के विषों का अध्ययन, और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका तथा आणविक विज्ञान केंद्र कहाँ पे है। तो कोशिका और आणविक विज्ञान केंद्र जो है वो हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में। हैदराबाद में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग संस्थान भी है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग संस्थान कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हैदराबाद में है। कोशिका और आणविक विज्ञान केंद्र, जीव विज्ञान केंद्र कहाँ, ये भी हैदराबाद में है। उसके बाद आपका देहरादून की बात करें तो दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में है। उसके बाद वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में है। ये दोनों जो है कहाँ पे है, देहरादून में है। पेट्रोलियम शोध संस्थान कहाँ पे है, पेट्रोलियम शोध संस्थान तो आपका देहरादून में है। उसके बाद आपका चेन्नई में क्या है, तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। गुड़गांव में क्या है, तो मस्तिष्क, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका गुड़गांव में। तो ध्यान रखना है, कोशिका आणविक संस्थान और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग संस्थान कहाँ पे, हैदराबाद में। देहरादून में क्या क्या है, तो दृष्टि और विकलांग संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान और पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में है। चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान संस्थान और गुड़गांव में क्या है, तो ये मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कोशिका, तो आंसर हो जाएगा क्या, तो हैदराबाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारी जल का जमाव बिंदु क्या होता है। तो भारी जल का जमाव बिंदु जो होता है वो 3.8 डिग्री सी होता है, जबकि इसकी उबाल बिंदु होता है 101.4 डिग्री सी। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी क्वथनांक बिंदु जो होता है वो 101.4 डिग्री सी होता है। भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं, और इसका अणु सूत्र जो है वो होता है वो 20 होता है। अनुभार जो होता है वो कितना होता है, 20 होता है, और इसका सूत्र जो होता है वो D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं। यूरे के द्वारा 1932 में इसे खोजा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिला है। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ कवक है। तो पहला जो है कि दमा कौन सा कवक से होता है, तो एस्पेरगिलस फूमीगेटस नामक कवक से होता है। कौन सा बीमारी, दमा। तो ध्यान रखना है कि दमा जो है एस्पेरगिलस फूमीगेटस नामक बीमारी से होता है। ये मिलान जो है वो सामने में ठीक ठाक है, सही है। एथलीट फुट जो होता है वो टीनिया पेडिस से होता है। टीनिया पेडिस से क्या होता है, एथलीट फुट होता है। खाज जो होता है वो होता है आपका एकेर्स स्केप्जिस होता है खाज। और गंजापन जो होता है वो टीनिया कैपिटिस से होता है, टीनिया कैपिटिस से होता है। तो देखिए 1 का 1 इसमें है, 2 का 2 इसमें है, लेकिन 3 का 4 होना चाहिए, जबकि 3 का 3 है यहाँ पे, यानी ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 4 है और 4 का 3 है। इसका मतलब आपका आंसर सी नंबर सही होगा। दमा जो है वो एस्पेरगिलस फूमीगेटस से होता है, एस्पेरगिलस फूमीगेटस से होता है दमा। एथलीट फुट किससे होता है, टीनिया पेडिस से एथलीट फुट होता है। खाज नामक बीमारी एकरेज स्केप्जिस होता है, एकरेज स्केप्जिस होता है खाज नामक बीमारी। और गंजापन जो है टीनिया कैपिटिस होता है। खाज नामक गंजापन बीमारी जो है वो टीनिया कैपिटिस से होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है वो समझिए। कर रहा है कि 16 कि थैलोफाइटा के संबंध में सत्य कथन का चयन करें, यानी थैलोफाइटा के संबंध में सत्य कथन क्या है उसका चयन करना है। तो पहला कथन ये है कि यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। बिल्कुल सही है कि वनस्पति जगत का ये सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। इस समूह के सभी पौधे के शरीर सुखाए होते हैं, सभी पौधे का शरीर सुखाए होते हैं। सुखाए का मतलब क्या होता है कि इसके पत्ती, जड़, तना में आप विभेद नहीं कर सकते हैं, अंतर पैदा नहीं कर सकते हैं कि कौन सा इसका पार्ट पत्ती है, कौन सा इसका पार्ट जड़ है, कौन सा इसका पार्ट तना है, ये आप इसमें भेद नहीं कर सकते हैं। इसी को सुखाए बोला गया है। तो आपको पता है कि थैलोफाइटा वैसा पौधा है जो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पौधा है, और ये समूह के सभी पौधे जो होते हैं वो सुखाए होते हैं, यानी इनके किसी भी पार्ट को अलग नहीं किया जा सकता है। तो हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बारूद का खोज किसने किया। तो बारूद का जो खोज किया गया था वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा नहीं, हेनरी हैंस के द्वारा भी नहीं किया गया, रोजर वेकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रोजर वेकर के द्वारा किया गया था बारूद का खोज। हेनरी हैंस के द्वारा RDX का खोज किया गया था। किसका खोज किया गया था? RDX के द्वारा। जबकि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा खोज किया गया था डायनामाइट का खोज किया गया था। तो ध्यान रखना, बारूद का खोज कौन किया था? रोजर बेकर के द्वारा। हेनरी हैंस किसका? हेनरी हैनिंग्स किसका? तो RDX का। और अल्फ्रेड नोबेल किसका? तो डायनामाइट का खोज किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर कौन सा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आंसर जो इसका सही है वो है गैलियम। कौन सा? गैलियम। गैलियम एक ऐसा धातु है जो कमरे के समान ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है पारा। पारा भी जो है वो कमरे के समान ताप पे क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये 5 बोले, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या करें कि कैलामाइन किसका अयस्क है। तो कैलामाइन जो है वो जिंक का अयस्क है, यानी जस्ता का अयस्क है। कैलामाइन किसका अयस्क है? जस्ता का अयस्क है। टीन का अयस्क क्या हो जाएगा? कैसीटेराइट। क्या हो जाएगा? कैसीटेराइट। और कैडमियम का हो जाएगा, कैडमियम का क्या हो जाएगा? ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट किसका हो जाएगा? ग्रीनोकाइट हो जाएगा कैडमियम का। और पारा का क्या हो जाएगा? तो आपका पारा का हो जाएगा सीनेवार। क्या हो जाएगा? सीनेवार। पारा का क्या हो जाएगा? तो सीनेवार। तो ध्यान रखना है, कैलामाइन किसका? जस्ता का। टीन का कैसीटेराइट। कैडमियम का ग्रीनोकाइट। और पारा का सीनेवार। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे कि ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या चाल नहीं बदलती है? गलत है, ये चाल बदल जाती है। तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती, ये भी गलत है। तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। आवृत्ति नहीं बदलती है, जी ये सही है कि आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये सी आंसर इसका सही हो सकता है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर डी पे आइए। चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सी नंबर ऑप्शन भी सही है और डी नंबर ऑप्शन भी सही है। लेकिन सी के मुकाबले डी नंबर ऑप्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है और इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सी के मुकाबले ज़्यादा सटीक है। इसलिए आंसर आपका जो हो जाएगा डी नंबर, कि चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाती है जबकि आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल और तरंगदैर्घ्य बदलती है, बाद बाकी आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर इसका सी भी सही है और ऑप्शन नंबर इसका डी भी सही है। लेकिन हम आंसर डी को करेंगे। क्यों आंसर डी को करेंगे? क्योंकि सी वाला विकल्प डी में शामिल है और डी जो है वो एक प्रकार का स्ट्रांग है उसके मुताबिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। गर्मी में लोलक घड़ी की आवर्तकाल बढ़ जाती है, यानी गर्मी में देखिएगा लोलक घड़ी की जो आवर्तकाल होती है वो बढ़ जाती है। कारण क्या है? क्या अधिक गर्मी पड़ने के कारण, लोलक की लंबाई घट जाने के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण? इनमें से कोई नहीं। लोलक की लंबाई बढ़ जाता है जिसके कारण, देखिए ये अगर लोलक वाली लंबाई वाली घड़ी है तो इसका जो आवर्तकाल होता है, ये जो इस तरफ से ये चलते रहता है, ये जो आवर्तकाल होता है तो लोलक की लंबाई कुछ बढ़ जाती है जिसके कारण ये थोड़ा सा डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा दूरी तय करने लगता है, जिसके कारण इसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी लंबाई बढ़ने के कारण इसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और घड़ी जो है वो क्या हो जाता है? सुस्त हो जाती है। घड़ी क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्मी के दिनों में घड़ी सुस्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसकी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ने के कारण घड़ी सुस्त हो जाती है। इसका ठीक विपरीत घटना ठंड में होता है। इसका आवर्तकाल जो होता है वो ये कम जाता है। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम जाएगा। क्यों कमेगा? क्योंकि इसको लोलक की लंबाई जो होती है वो कम जाती है और घड़ी तेजी से चलना शुरू हो जाती है। ठंडा में इसका कंडीशन उल्टा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें जो नहीं है वो है ध्वनि तरंग। कौन सा तरंग? ध्वनि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता जो होती है वो नहीं होती है।
विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या कितनी है? 7। जैसे अवरक्त हो गया, दृश्य हो गया, परावैग्निक हो गया, उसी प्रकार से एक्सरे हो गया, है ना, गामा हो गया, उसके बाद दृश्य रेडियो तरंग हो गया, लघु रेडियो तरंग हो गया। तो देखिए 4 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 7, टोटल 7 रेडियो तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ध्यान रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जो चलने के लिए जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए 22 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि श्यानता गुण है। श्यानता किसका गुण है? क्या वो द्रव का है, ठोस का है, गैस का है, ठोस द्रव गैस का है, या फिर द्रव या गैस का है? तो इसका जो सही आंसर है वो ई नंबर है। श्यानता जो है वो गुण है द्रव और गैस का। किसका है? द्रव और गैस का गुण है। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। जो जितना गाढ़ापन होगा उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 23 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? देखिए इस क्वेश्चन को आप रटिएगा तो आप समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को सीधा समझिए कि प्रकीर्णन का मतलब होता क्या है। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव। फैलाव का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई किरण निकला, इस प्रकार से निकला कोई भी किरण, और इसको वायुमंडल में जो धूल कण है वो आपको मिले, तो धूल कण के कारण अब ये बंटने लगा कई एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो कई एक डायरेक्शन में ये बंटने लगा, तो इसमें अब फैलाव हो गया। तो मान लिया जाए कि यहाँ से एक किरण को और छोड़ा गया, ठीक है, तो ये किरण जो है इसके मुताबिक कम फैलता है और ये ज़्यादा दूरी तक डिस्टेंस तय करता है। तो आप सीधा समझिए कि प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। जो जितना फैलेगा उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है, और जो जितना कम फैलेगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। तो जो जितना कम फैलेगा वो उतना अधिक दूरी तय करेगा। इसलिए सिग्नल के तौर पे या फिर किसी खतरे की सिग्नल को दिखाने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों लाल रंग का प्रयोग करते हैं? क्योंकि उसकी प्रकीर्णन कम होती है और वो फैलता कम है, लेकिन वो सीधा और लंबी दूरी तक वो तय करता है, जिसके कारण सिग्नल के तौर पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना यह है कि प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। तो आपको ध्यान होगा सबसे अधिक प्रकीर्णन पूछा जा रहा है, तो देखिए जिसका चाल और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा ना उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिसका चाल और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। तो देखिए चाल और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है किसका? लाल का, तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। हमें पूछा गया सबसे अधिक किसका होगा, तो सबसे लास्ट में जो हो जाएगा यानी बैगनी रंग का जो हो जाएगा वो चाल और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका मतलब इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसका मतलब है कि इसका फैलाव ज्यादा होता है और ये कम दूरी तय करेगा। लाल रंग का प्रकीर्णन कम है यानी वो कम फैलता है और वो ज्यादा दूरी तय करता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है आपका किसमें? तो संकेत सूचक में। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर बैगनी रंग। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। तो वास्तविक जहां भी है काट दीजिए, देखिए दोनों में वास्तविक है, ये दोनों आंसर नहीं होगा, यानी ए नंबर इसका आंसर सही है कि काल्पनिक होगा, वस्तु के बराबर होगा और पार्श्व उल्टा होगा। कैसा होगा? पार्श्व उल्टा होगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। 26 नंबर क्वेश्चन करा है जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है? जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष में होता क्या है दोस्त कि ना तो आपको दूर की वस्तु और ना ही आपको नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ेगा। ना तो आपको दूर की वस्तु और ना ही आपको नजदीक की वस्तु, यानी इसका मतलब है ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ना तो दूर ना ही नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ेगा। इसके लिए बेलनाकार लेंस, कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस या द्विफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब आपको नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है। निकट दृष्टि दोष हुआ है। नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा है, दूर की वस्तु दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब आपको दूर दृष्टि दोष हुआ है। जो वस्तु दिखाई पड़ रहा है आपको वही वाला दृष्टि दोष हो रहा है, यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ रहा है यानी नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब आपको निकट दृष्टि दोष है। दूर की वस्तु आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे है कि नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब दूर की वस्तु आपको दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब दूरदृष्टि दोष हुआ। जो वस्तु आपको दिखाई पड़ेगा वही वाला दोष आपको होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे पकड़ना होता है।
और निकट दृष्टि दोष को निवारण क्या है, तो अवतल लेंस है, और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस है। इसका बेलनाकार हो गया, फोकल लेंस हो गया। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में आपको कब अंतर नहीं पता कर पाएंगे, जब आपको दृष्टि व्यायामता रोग हो जाएगा, यानी प्रिंस बायोपिया हो जाएगा। सही है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा 26 नंबर का, वो ना तो दूर ना तो नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ता है जरा दृष्टि दोष में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। 27 कह रहा है कि प्रकाश की व्यक्तीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश का व्यक्तीकरण का सिद्धांत जो दिया था वो थॉमस यंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, थॉमस यंग के द्वारा दिया गया था। न्यूटन के द्वारा गति का नियम दिया गया। आइंस्टीन के द्वारा E बराबर mc² यानी द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज इन्होंने किया, तो ये आइंस्टाइन के द्वारा खोज किया गया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी नंबर। चलिए 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्य कथन का चयन करना है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, नहीं, एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, नहीं, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। हमने इसको सिर्फ उल्टा कर दिया था, ठीक है। तो देखिए अब इसे कैसे पकड़ेंगे, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको ऑप्शन ऐसा रहता ही है कि आप कंफ्यूज करोगे। तो देखिए आ से होता है आमीटर, आ से होता है आमीटर, और वो से होता है वोल्टमीटर। एक है आपका शून्य और एक है अनंत। क्या है, अनंत। तो देखिए आ वाला आपके साथ नहीं होगा, यानी आ वाला के साथ नहीं होगा, यानी आ वाला किसके साथ होगा, तो जीरो के साथ होगा। यानी आ मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो जीरो होगा। आ मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, जीरो होगा। तो ध्यान रखना है कि आ वाला कर रहा है, यानी आ मीटर कर रहा है, तो आ वाला के साथ आ वाला नहीं होगा, यानी अनंत नहीं होगा। तो कौन होगा, तो जीरो होगा। आ वाला के साथ आ वाला नहीं होगा। इस प्रकार से आप इसे पकड़ के रखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था सत्य कथन कौन सा है, तो दोनों में कोई भी सत्य नहीं था क्योंकि उल्टा लिखा हुआ था। तो ना तो एक ना तो दो, दोनों में कोई भी सत्य नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। इसको आप इसी प्रकार से पकड़िएगा कि आ मीटर पूछ रहा है तो अनंत वाला नहीं होगा, नहीं आ वाला नहीं होगा, क्योंकि आ को आ के साथ ऐसे क्वेश्चन में नहीं रखना है साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। कर पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, तो पॉजिट्रॉन का जो खोज किया था वो एडरसन के द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, एडरसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग आवृत्ति की जो खोज किया वो डी ब्रॉगली के द्वारा किया गया। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। चलिए मोस्ले आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया गया था मोस्ले के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है। कौन से कथन को चुनना है, सत्य कथन को चुनना है। तो देखिए सत्य कथन में कह रहा है कि पहला जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइट श्रेणी में रखा गया है। बात सही है कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइट श्रेणी में रखा गया है। दूसरा कथन कर रहा है कि परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक एक्टिनाइट श्रेणी में रखा गया। ये भी सही है। इसका मतलब है हमें सत्य कथन चुनना था। तो सत्य कथन में आपका आंसर जो हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि 57 से लेकर 71 तक को कहा गया है लेंथेनाइट, और 89 से लेकर के 103 तक वाले को कहा गया है ये एक्टिनाइट। क्या, लेंथेनाइट 57 से 71 और एक्टिनाइट 89 से 103, इसलिए ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है कि लहसुन और प्याज किस कुल के पौधे हैं। तो देखिए लहसुन और प्याज जो है ना वो लिलिएसिस कुल के पौधे हैं। किस कुल के पौधे हैं, लिलिएसिस कुल के पौधे हैं। क्रूसीफेरा कुल का पौधा पूछेगा तो आंसर करेंगे सरसों, सरसों। और करेंगे कंद, और करेंगे क्या, कंद। ये सभी जो है वो क्रूसीफेरा कुल का है। ग्रेमनी कुल का कहेगा तो गन्ना, गन्ना, चावल, चावल, गेहूं, ये सभी ग्रेमनी कुल का है। सोलेनेसी कुल का कहेगा तो सोलेनेसी कुल में कहेंगे कपास, नहीं, सोलेनेसी कुल का जो कहेगा सोलेनेसी यानी आलू, आलू, आलू जो है वो सोलेनेसी कुल का है। ये कपास जो है ना वो मालवेसी कुल का है। मालवेसी कुल का जो हो जाएगा वो कपास हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि आपको लहसुन और प्याज कौन सा है, तो लिलिएसी कुल का है। क्रूसीफेरा कुल का कौन सा हो जाएगा, तो सरसों। और कंद
गन्ना, चावल, गेहूं ये हो जाएंगे ग्रेमिनी कुल का, और सिलेनेसी कुल का हो जाएगा आलू, और मालवेसी कुल का हो जाएगा कपास। उसी प्रकार से अगर पूछे सेव, सेव किस कुल का है तो रोजैसी कुल का पौधा है। केला किस पर कुल का पौधा है तो मुजाइसी कुल का पौधा है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन। आइए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि सत्य कथन का चयन करें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रिया है। बिल्कुल सही है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया है। इसमें जल का अपचयन गलत, इसमें जल का उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन नहीं, ये गलत है। अपचयन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का और उपचयन जो होता है वो जल का होता है, तब ये स्टेटमेंट सही होगा। यानी बी नंबर ऑप्शन आपका गलत है, तो हमें सत्य कथन का चुनना था, तो केवल एक ही कथन सही है, ए नंबर इसमें सही है। बस याद ये रखना है कि जल का क्या होता है तो जल का जो होता है उपचयन होता है और अपचयन किसका होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 करा निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य वर्ग का समूह नहीं है। मत्स्य वर्ग का समूह नहीं है ये हमें बताना है, तो मत्स्य वर्ग का समूह कौन सा नहीं है, रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा ये तीनों है, यानी इनमें से कोई नहीं है ऐसा समूह जो मत्स्य वर्ग के समूह में शामिल नहीं है, ये तीनों मत्स्य वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा 33 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे करें, रक्त में थक्का बनाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और रक्त में थक्का को बनने से रोकने वाला प्रोटीन हिपैरिन का स्रावन कहाँ से होता है। देखिए इस क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन आपको दिया गया कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है तो फाइब्रिनोजेन, और रक्त को थक्का बनने से रोकता कौन है तो हिपैरिन। ये दो क्वेश्चन तो आपको इस क्वेश्चन में ही मिल गया। अब कर ये प्रोटीन दोनों जो वो कहाँ से स्रावित होते हैं, इसका जो स्रावन होता है वो यकृत से होता है। कहाँ से होता है, यकृत से इसका स्रावन होता है। चलिए पित्ताशय में पित्तरस जमा होता है जो यकृत से पित्त भी स्रावित होता है। अमाशय बिल्कुल सीधा समझिए पेट को बोला जाता है। अग्नाशय जो है पेंक्रियाज जिसे बोलते हैं, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ये ग्रंथियां हैं। कौन सा तो अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिका का लैंगरहैंस दीपिका का 3 पार्ट होता है। इसमें एक जो होता है वो अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। तो अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकोगॉन और बीटा से निकलता है इंसुलिन और आपका गामा से निकलता है सेमेटोस्टेटिन। क्या निकलता है सेमेटोस्टेटिन, ये निकलता है कहाँ से तो गामा से निकलता है। तो ध्यान रखना अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका से अल्फा से ग्लूकोगॉन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सेमेटोस्टेटिन नामक एंजाइम निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नाशय का रस नहीं है। अग्नाशय से निकलने वाला रस नहीं है तो पेप्सिन जो है वो जठर रस है। क्या है जठर रस है, बाकी बात जो है वो अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे करें, पानी में किसकी विषाक्तता के कारण केराटोसिस नामक रोग बीमारी होता है। केराटोसिस नामक जो बीमारी होता है वो पानी में आर्सेनिक की विषाक्तता के कारण होता है। कैडमियम भी जो है वो आर्सेनिक की विषाक्तता के कारण होता है। पारा की विषाक्तता के कारण मिनी माता रोग होता है। तांबा की विषाक्तता के कारण आपका विल्सन रोग होता है और आपका नाइट्रेट की विषाक्तता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम ये आपका रोग होता है। तो ध्यान रखना है पारा पूछेगा तो मिनी माता, आर्सेनिक, कैडमियम की कमी से ना, यहाँ पे मिस्टेक बोल दी, क्या बोल दी, कैडमियम की कमी से होता है इटाई आपका ये कैडमियम ना, और कैडमियम की कमी से इटाई रोग, और आर्सेनिक की कमी से एक रोग तो हो ही गया केराटोसिस, और आर्सेनिक की कमी से आपका एक केराटोसिस हो गया, और ब्लैक फुट रोग BLST के ब्लैक फुट रोग जो होता है वो आर्सेनिक की कमी से होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने आपको जो बताया, थोड़ा सा यहाँ से हम मिस्टेक्स बोलते हैं, कैडमियम फ्लो में निकल जाती है ऐसे। चलिए देखिए यहाँ पे एक बार फिर से हम आपको रिवीजन कराते हैं कि पारा पूछेगा, पारा की विषाक्तता से मिनी माता, आर्सेनिक से ब्लैक फुट
और आपका कौन सा, तो केराटोसिस नामक बीमारी होती है। कैडमियम की विषाक्तता से इटाई, कैडमियम की विषाक्तता से इटाई, तांबे की विषाक्तता से विल्सन, तांबे की विषाक्तता से कौन सा, विल्सन, और नाइट्रेट की विषाक्तता से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी होता है वो होता है। चलिए आइए 36 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन करा है कि किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल है। तो कैल्सीफेरॉल नाम है विटामिन डी का, विटामिन के का नाम है क्विनोन, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल, विटामिन ई का नाम क्या है, टेकोफेरॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। वर्तमान में भारत में कितने रामसन स्थल है। रामसन स्थल जो है वो अभी वर्तमान में भारत में है 42। कितने, 42। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसन नामक स्थान पर इसकी सम्मेलन पहली बार होती है, और 2 फरवरी को इसलिए अभी भी आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड मतलब जो आर्द्र भूमि, वैसे आर्द्र भूमि जहाँ पे पशु पक्षी का निवास स्थल है उसे रामसर साइट्स के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ऐसे साइट जो है भारत में 42 हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान में इसकी आयोजन किया था, उसी समय से इसका शुरुआत हुआ है, और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 का है पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने विकसित किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो अवधारणा विकसित किया गया था वो एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था, जबकि अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा क्या विकसित किया गया था, तो पारिस्थितिकी शब्द जो दिया गया था वो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। चार्ल्स एल्टन ने क्या दिया था, तो जो पिरामिड होता है ना, ये पिरामिड का जो सिद्धांत होता है वो इसी के द्वारा दिया गया था। जबकि आपका ये ग्रीनलेस जो था वो पारिस्थितिकी निकेतन का सिद्धांत दिया था। पारिस्थितिकी निकेतन का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रीनलेस ने दिया था। तो ध्यान रखना यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, काफ़ी मेहनत लगती है, और अगर आप सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना आपको बनता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे कंटिन्यू। थोड़ी बीच में विलम्ब हो गई थी कुछ कारण से, जिसके कारण नहीं आ पा रहा था वीडियो, पर अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद आते हैं 40 पे। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है घास स्थलीय पिरामिड में संख्या पिरामिड कैसा होता है। देखिए इसमें 2 ही तरह पूछता है, एक सीधा एक उल्टा, या तो सीधा या तो उल्टा, ऐसा पूछेगा। तो देखिए तालाब वाला जो होता है ना, तालाब वाला वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अब मान लिया जाए कि ये तालाब है, ऐसे पानी भरा हुआ, इसमें आप इस छोर पे खड़ा होइएगा ना, तो पैर का जो प्रतिबिंब होगा ना आपको यहाँ पे होगा, और ये मुंडी वाला जो प्रतिबिंब होगा वो इधर में होगा। कहाँ पे होगा, इधर में। देखिए मुंडी यहाँ पे हो जाएगा और पैर वाला प्रतिबिंब यहाँ पे, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है किसमें, तो तालाब में। लेकिन हमें यहाँ पर जो घास का स्थलीय परितंत्र में, हमें स्थल वाला परितंत्र में कैसा पिरामिड होता है, तो इसका पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि फिलिप वक्र संबंधित है। फिलिप वक्र जो है वो मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी की दर का प्रतिलोम संबंध है। कैसा संबंध है, प्रतिलोम संबंध है। देखिए फिलिप वक्र हो गया, लॉरेंज वक्र हो गया, गिनी गुणांक हो गया, ये सभी चीज़ों मैं आपको बताऊंगा, पर संडे का टेस्ट में उतना टाइम नहीं होता है, थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो संडे का टेस्ट में हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन मंडे टू जो सैटरडे टेस्ट होगा वो सारे टेस्ट में मैं एक एक चीज़ को, आज बहुत सारी चीज़ को मैं स्किप करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बताने का प्रयास किया पर नहीं बता पाया क्योंकि टाइम नहीं है इस वीडियो में। तो मैं जो मंडे टू सैटरडे जो टेस्ट होगा उसमें मैं ये सारी चीज़ों पे एक एक करके अच्छे तरीके से अब मैं आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में गलत कथन का चयन किए। तो मुद्रास्फीति जब आती है तो क्या प्रभाव होता है, उसमें से एक स्टेटमेंट गलत दिया गया है। पहला है कि रुपये के मूल्य में वृद्धि होता है, यही तो गलत है। रुपया के मूल्य में वृद्धि नहीं होता है, रुपया के मूल्य में क्या होता है, गिरावट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया, हमें गलत कथन कोई चुनना था। रुपये के मूल्य में गिरावट आती है, बिल्कुल सही है। विनिमय दर में गिरावट आती है, बिल्कुल सही है। भुगतान शेष प्रतिकूल हो जाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, ये आंसर हो जाएगा 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन,
भारत में पहली बार कब गरीबी रेखा का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से किया गया था? गरीबी रेखा का निर्धारण वैज्ञानिक तौर पर सबसे पहली बार जो किया गया था वो 1971 में किया गया था। कब किया गया था? 1971 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखन का जन्मदाता जो है वो साइमन कुजनेट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें राष्ट्रीय आय की आकलन सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1934 में सर विश्वेश्वरैया के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी प्लान इकोनॉमिक ऑफ पुअर। चलिए 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 पर कह रहा है, ये 46 पे आइए, कह रहा है कि जैव अपघटक क्या है? जैव अपघटक क्या है? तो देखिए जैव अपघटन का मतलब होता है किसी भी चीज को सड़ना। तो किसी भी चीज को सड़ने का मतलब ये है कि वो जो है वो हर तरीके की चीज को सड़ा सकता है। जैव अपघटन में जो होता है वो शाकाहारी चीज हो या मांसाहारी चीज हो, वो सभी चीजें उसमें सड़ती है। इसका मतलब दोनों प्रकार की चीजें उसमें सड़ती है, तो वो सर्वाहारी हो गया। यानी जैव अपघटन क्या हो गया? तो सर्वाहारी हो गया। आंसर हो जाएगा सी नंबर 46 का। आइए 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट ने विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल सही है कि विलियम पिट के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। अगला कह रहा है कि भारत में दैव शासन की शुरुआत इसी अधिनियम के तहत हुआ। बिल्कुल सही है कि भारत में दैव शासन की जो शुरुआत है वो 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत ही किया गया था। सिविल सेवा में चयन होने के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। ये गलत है, ये 1833 से शुरू हुआ। 1833 के अधिनियम से ये निकल के आया कि सिविल सेवा में चयन होने के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद भारत में कंपनी के अधीन सभी क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधीन क्षेत्र कहा गया। ये भी सही है। यानी आपका सही कौन कौन सा हो जाएगा? ए, बी और सी और डी। तो असत्य कथन चुनना था, यानी डी नंबर क्वेश्चन जो है वो गलत है। ये 1833 का अधिनियम का प्रावधान है, जबकि यहाँ पे हमें 1784 के बारे में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पाइए। भारत में संविधान सभा के गठन का पहला औपचारिक मांग किसने किया? तो देखिए पहला औपचारिक जो मांग किया गया था वो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था 1934 में। कब किया गया था? 1934 में पहला औपचारिक मांग किया गया था। लेकिन सबसे पहले जो मांग किया गया था वो स्वराज नामक पत्रिका में स्वराज बिल के नाम से सबसे पहले जो मांग किए थे बाल गंगाधर तिलक किए थे। उसके बाद यंग इंडिया नामक जो पुस्तक था उसमें गांधी जी ने 1922 में मांग की है संविधान सभा की। और मोतीलाल नेहरू ने 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था उसमें भी संविधान सभा की मांग की गई थी। लेकिन औपचारिक मांग जो पहली बार की गई वो एम.एन. राय के द्वारा 1934 में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 पर 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा के सदस्य के बारे में सत्य कथन, हमें सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सत्य है? संविधान सभा के सदस्यों को आंशिक रूप से चुना गया था। बिल्कुल सही है, चुना हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों को आंशिक रूप से नामित भी किया गया था। बिल्कुल सही है, नामित भी किया गया था रजवाड़ों के क्षेत्र से। तो दोनों कथन सही है। हमें सत्य कथन को ही चुना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 पे 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। और कनाडा पहला ऑप्शन पे है। क्या करा है कनाडा के बारे में? तो कनाडा से जो लिया गया वो राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया है, यानी ए का 2 हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन पूछेगा तो आंसर करेंगे आयरलैंड। और यही क्वेश्चन पूछा था आपका सब इंस्पेक्टर के मेंस एग्जाम में कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है, और पहला ही ऑप्शन आयरलैंड दिया था और बहुत सारे बच्चे ने यही आंसर किया था, जो कि गलत आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया संयुक्त बैठक, जो अनुच्छेद 108 के तहत है। और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर विजेता घोषित करना। यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 है यहाँ पे, 2 का 1 है यहाँ पे, 3 का 4 है यहाँ पे और 4 का 3 है यहाँ पे। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही विकल्प है इस क्वेश्चन का आंसर का। और ये क्वेश्चंस में आप देखिएगा एक क्वेश्चन ये वाला सिर्फ जो है ना आपका राष्ट्रपति की नियुक्ति, ये सिर्फ आपको लूसेंट में मिलेगा, बाद बाकी कोई नहीं लूसेंट में मिलेगा। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको टेस्ट सीरीज में दिया जाता है और ये आपको लूसेंट में नहीं मिलता है।
तो बहुत सारे हम बुक्स को कलेक्ट करके आपको ये सारे मटेरियल देते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत के लिए एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है, और दोस्तों के लिए आपको जानकारी भी दीजिए कि ऐसे तैयारी कराई जा रही है सब इंस्पेक्टर और सचिवालय सहायक और एनटीपीसी की, और मैक्सिमम विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए इस यूट्यूब चैनल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिए। कह रहा है कि दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्आयोग के सदस्य थे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान से बच्चा नहीं पढ़ेगा ना तो उसको सदस्य को अध्यक्ष पढ़ लेगा और आंसर फजल अली करके निकल जाएगा वो, जबकि ये आंसर गलत हो जाएगा। फिर हमने सदस्य पूछा है, अध्यक्ष तो ये थे, लेकिन उस अध्यक्ष के अलावा और सदस्य कौन थे, तो उसमें फजल अली जो थे वो अध्यक्ष थे, और सदस्य के रूप में के एम पानीकर और एच एन कुंजरू ये दोनों थे, जबकि बीजे खरे जो थे वो राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे, राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे, जो 1955 में गठन होता है और 1956 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। जबकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो इसका जो गठन किया गया था 1953 में, 1955 में ये 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और 1956 के तहत इसे लागू किया जाता है। तो ध्यान रखना है, सदस्य के बारे में हमसे पूछा गया था, तो 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1, 3 और 4 इस क्वेश्चन का सही विकल्प है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे, तो फजल अली, के एम पानीकर और एच एन कुंजरू इनके सदस्य थे, जबकि अध्यक्ष फजल अली थे। और बीजे खरे किसके अध्यक्ष थे, तो राज्य भाषा आयोग के 1955 में गठन और 56 में रिपोर्ट प्रस्तुत करता। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे असत्य कथन का चयन करना है। भारत को उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का सदस्य होगा, अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, ये उपराष्ट्रपति के संबंध में। उपराष्ट्रपति का पद का नामांकन कम से कम 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदन होना चाहिए, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर चुनाव 6 माह पर हो जाना चाहिए, ये गलत है। यथाशीघ्र होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र होना चाहिए, ना कि 6 महीने के अंदर होना चाहिए। इस प्रकार हमें असत्य कथन का चयन करना था, तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो असत्य निकल के आता है कि उपराष्ट्रपति का पद की रिक्ति का चुनाव 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए, ये गलत है। यथाशीघ्र कराने का प्रावधान दिया गया। आइए 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या करा करा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। करा 48 के का 48 के का में क्या दिया गया, तो पर्यावरण का संरक्षण कहा गया 48 के का में, जबकि 48 में कृषि और पशुपालन की बात की गई है। 350 के का में प्राथमिक स्तर पर मातृत्व भाषा में शिक्षा को देना कहा गया है। 39 के का में क्या कहा गया है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क कानून सहायता मिलेगा, 39 के का में कहा गया। 43 के तहत कुटीर उद्योग और मजदूर की बातें कही गई है, तो 1 का 4 ऑप्शन नंबर डी, और 2 का 3 और सी का 2 और 4 का 1 ऑप्शन नंबर डी विकल्प आपका सही निकल के आता है यहाँ पे इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53। कोरकू जनजाति किस राज्य से संबंधित है। कोरकू जनजाति जो है वो महाराष्ट्र से है, और रियांग या ब्रू जनजाति जो है वो त्रिपुरा से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से सही क्रम है, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो देखिए इसका एक हमारे पास एक ट्रिक है, उसे किस प्रकार से याद रखना है, मैं इसे याद कैसे रखता हूँ उसे देखिए। इसे याद रखना है, गिरी अन्ना रेस्ट में, कालू कंचन ईस्ट में। ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूर्व, और ये इस साइड अगर पूर्व होगा तो इस साइड पश्चिम होगा। गिरी का मतलब होगा धौलागिरी, अन्ना का मतलब अन्नपूर्णा, रेस्ट का मतलब एवरेस्ट, कालू का मतलब मकालू, कंचन का मतलब कंचनजंगा। तो देखिए ये पश्चिम से पूरब क्रम है, जबकि हमें पूरब से पश्चिम पूछा गया, पूरब से पश्चिम पूछा गया, तो इस तरफ से हमें चलना होगा, इस तरफ आना होगा। तो देखिए ना सबसे पहले कौन आ रहा है, कंचनजंगा। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ कंचनजंगा नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो जिसमें कंचनजंगा पहला नंबर पे उसको आंसर कर दीजिए। इस प्रकार आप इसे याद रखें, गिरी अन्ना रेस्ट में, कालू कंचन ईस्ट में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सही आंसर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55। कारण निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित नहीं भू आवेशित देश है। तो भू आवेशित देश जो है युगांडा, लुआंडा, रवांडा, माली, मलावी,
जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना, बुरुंडी, ये सभी भू आवेशित देश हैं और ये सभी अफ्रीका महादेश में, कहाँ पे हैं? अफ्रीका महादेश के भू आवेशित देश हैं। कौन कौन? युगांडा, लुआंडा, रवांडा, माली, मलावी, जिम्बा, जाम्बी और बोत्सवाना, बुरुंडी। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को याद कीजिए, काफ़ी आसान है इस प्रकार से इस क्वेश्चन को याद करना। हमने आपको एशिया का भू आवेशित देश बता दिया, उत्तरी अमेरिका में एक भी नहीं है, दक्षिण अमेरिका का भी बता दिया। आज हमने आपको करीब करीब दक्षिण अफ्रीका को भी बता दिया, एक दिन यूरोप को बताएंगे, दक्षिण अफ्रीका से कुछ बचे हुए उसे भी बता देंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे। निम्नलिखित में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो विषुवत रेखा कौन सा देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मारितानिया से होकर नहीं गुजरती है, मारितानिया से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिए कर्क, विषुवत, ये मकर रेखा जो भी है, इसके भी एक तरीके याद करने का, महादेश भाई हम इसे याद करवाते हैं। तो जब ये सैटरडे आपका ये मंडे टू सैटरडे टेस्ट में हम ये सब कराएंगे आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं और कह रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पति एवं प्राणी सर्वेक्षण संस्थान किस शहर में है? तो राष्ट्रीय वनस्पति एवं प्राणी सर्वेक्षण संस्थान जो है वो कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देहरादून में। और वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे? तो भोपाल में है। और खाद्य अनुसंधान संस्थान जो है वो मैसूर में। आइए क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा जो है वह यहाँ पे आपका फॉकलैंड की जलधारा। कौन सी? फॉकलैंड की जलधारा। हमने आपको प्रशांत महासागर की जलधारा बताई थी कैसे याद करना। उसके बाद गर्म जलधारा पूछा गया ना, तो ये फ्लोरिडा हो जाएगा फिर।